welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 11th Histories chapter 9, which is the Industrial Revolution. So let's begin. First question, who coined the term Industrial Revolution in Britain? तो ब्रिटेन में पहली बार इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वर्ड का यूज किसने किया? आंसर इज ए अर्नल्ड टॉयनबी। यूरोपियन स्कॉलर्स जैसे कि जॉर्जेस मिशेले ने फ्रांस में ये वर्ड यूज़ किया और जर्मनी में फेडरिक एंगल्स ने। अर्नल्ड टॉयनबी वॉज एन इकोनॉमिस्ट एंड अ फिलोसोफर. He used the word industrial revolution to describe the changes that occurred in British industrial development between 1760 to 1820, and these dates coincided with King George III. Next question. The transformation of industry and the economy in Britain between 1780s and 1850s is called. So ये जो इंडस्ट्री और इकॉनमी में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, जो बदलाव हुए 1780s से लेकर के 1850s तक, उस पीरियड को क्या कहा जाता है? आंसर इज सी, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. इन द सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यू एरियाज जैसे कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज एक्सपेंड हुई और इसमें ब्रिटेन जो है पीछे रह गया और एज वर्ल्ड्स लीडिंग पावर का पोजीशन जर्मनी और यूएसए ने ले लिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वॉज द फर्स्ट टू एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन? आंसर इज सी, ब्रिटेन. नाउ वाई ब्रिटेन? ब्रिटेन ही क्यों था पहला कंट्री जिसने मॉडर्नाइजेशन को एक्सपीरियंस किया? तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर ये है कि ब्रिटेन जो है पॉलिटिकली स्टेबल था सिंस 17th सेंचुरी. इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड ये सभी एक सिंगल यूनिफाइड मोनार्की के अंडर थे. वहाँ पे कॉमन लॉज थे और सिंगल करेंसी थी. मार्केट फ्रैगमेंटेड नहीं था और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जैसे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड का आना जो कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस को लोन दे सकता था. और एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन हुआ 18th सेंचुरी में. फिर इनक्लोजिंग हुई जिसमें फूड प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, मशीन्स आ गए और वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स क्रिएट हो गए जो कि अवेलेबल थे वर्क करने के लिए टाउन में, और एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंग्लैंड का. तो ये सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री टू एक्सपीरियंस मॉडर्नाइजेशन. And one more important factor was that money was used as a medium of exchange in 18th century from by the end of 18th century, और इसलिए लोगों के पास wider choice थे उन्हें खर्च करने के लिए. Next question, Bank of England was founded in. Answer is B, 1694. Next question, how many inventions were recorded in 18th century? 18th सेंचुरी में कितने इन्वेंशंस रिकॉर्ड किए गए थे? आंसर इज बी, 26,000. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिल्ट द फर्स्ट आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड? तो पहला आयरन ब्रिज इन द वर्ल्ड किसने बनाया? आंसर है डी, थर्ड डार्बी. तो ये कुछ इन्वेंशंस हैं रिलेटेड टू द फील्ड ऑफ कोल एंड आयरन. तो आयरन को उसके ओर में से एज प्योर लिक्विड मेटल निकालने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग. और स्मेल्टिंग के लिए चारकोल का यूज़ किया जाता था, पर इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे. इट वाज टू फ्रेजाइल टू बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस. उसमें इम्प्योरिटीज़ जो थे चारकोल में प्रेजेंट, उससे पुअर क्वालिटी के आयरन प्रोड्यूस होते थे. चारकोल का शॉर्ट सप्लाई था क्योंकि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे टिम्बर के लिए, और ये चारकोल हाई टेम्परेचर्स जनरेट नहीं कर पाता था. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया आयरन मास्टर्स की एक फैमिली ने, जिसमें एक तरह से कह सकते हैं मेटलर्जिकल इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन लेके आए. ये थे ग्रैंडफादर, फादर और सन. इनकी 3 जनरेशन्स थी और सभी क्या थे? अब्राहम डार्बी नाम के. तो फर्स्ट अब्राहम डार्बी ने पहला इन्वेंशन किया और ब्लास्ट फर्नेस दैट वुड यूज कोक. द सेकेंड डार्बी डेवलप्ड रूट आयरन फ्रॉम पिग आयरन. हेनरी कॉट डिजाइन्ड द पडलिंग फर्नेस. John Wilkinson made first iron chairs, vats, and iron pipes of all sizes. The third Darby built the first iron bridge in world in Coalbrookdale, spanning the river Severn. Wilkinson used cast iron for the first time to make water pipes, 40 miles of it, for the supply of Paris. Next question, who designed the flying shuttle loom? Flying shuttle loom को किसने डिज़ाइन किया?
Answer is A. John Kay. Next question. Who built a model steam engine called the Miner's Friend in 1698 to drain mines? तो एक मॉडल स्टीम इंजन को जिसका नाम माइनर्स फ्रेंड था उसे किसने बनाया 1698 में ताकि माइंस को ड्रेन किया जा सके क्योंकि फ्लडिंग वाज अ सीरियस प्रॉब्लम्स इन माइंस एट दैट टाइम. आंसर इज बी. थॉमस सैवरी. Next question. Backed by the wealthy manufacturer Matthew Boulton, what created the Soho Foundry in dash in 1775? तो वेल्दी मैन्युफैक्चरर मैथ्यू बोल्टन के सपोर्ट से फाइनेंशियल सपोर्ट से वॉट ने सोहो फाउंड्री को कहाँ पे ओपन किया 1775 में? आंसर है ए. बर्मिंघम में. और यहीं से वॉट के मशीन्स को जनरेट प्रोड्यूस किया जाने लगा. तो अब हम बात करते हैं स्टीम पावर और उससे रिलेटेड इन्वेंशंस की. तो स्टीम पावर सबसे पहले माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया गया था. इससे पहले हाइड्रोलिक पावर का यूज़ हो रहा था. और थॉमस सैवरी ने एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया जिसका नाम है माइनर्स फ्रेंड 1698 में, ताकि माइंस को ड्रेन किया जा सके. और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लडिंग वॉज अ सीरियस प्रॉब्लम इन माइंस. और इसमें एक डिफेक्ट ये था कि ये शैलो डेप्थ में अच्छे से काम नहीं करता था, स्लोली काम करता था ये इंजन. और एंड द बॉयलर बर्स्ट अंडर टू मच प्रेशर. तो इस इंजन में ये प्रॉब्लम थे. दूसरा स्टीम इंजन है अनदर स्टीम इंजन वॉज बिल्ड बाय थॉमस न्यू कॉमन 1712 में. इसमें भी सीरियस डिफेक्ट था ऑफ लूजिंग एनर्जी. फिर जेम्स वॉट ने अपने मशीन को डेवलप किया 1769 में. वॉट्स इन्वेंशन कन्वर्टेड द स्टीम इंजन फ्रॉम बीइंग अ मेयर पंप इनटू अ प्राइम मूवर कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी टू पावर मशीन्स इन फैक्ट्री. एक्चुअली हुआ क्या था कि जो न्यू कॉमन का जो स्टीम इंजन था वॉट ने उसे मॉडिफाई कराया था और फिर उसका पैटेंट करा लिया था. क्लास 10th की हिस्ट्री की बुक में हम पढ़ते हैं तो ये फैक्ट पता चलता है कि एक्चुअली थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन किया था न्यू कॉमन के मॉडल में और फिर उसका पैटेंट करा लिया. फिर मैथ्यू बोल्टन जो कि एक वेल्दी मैन्युफैक्चरर है, इनके सपोर्ट से वॉट ने सोहो फाउंड्री ओपन किया बर्मिंघम पे और यहीं से इनके मशीन्स को प्रोड्यूस किया जाने लगा 1775. In 1840, British steam engines were generating more than 70% of all European horsepower. Next question. Which canal was the first English canal built by James Brindley? तो कौन सा पहला इंग्लिश कैनाल था, फर्स्ट इंग्लिश कैनाल जिसे जेम्स ब्रिंडले ने बनाया था? आंसर है ए. वर्सले कैनाल. नेक्स्ट क्वेश्चन. पीरियड known as the Canal Mania dates from. Answer is B. 1788 to 1796. तो इस कैनाल मानिया में 46 न्यू कैनाल प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. In 1801, Richard Trevithick had devised an engine called the Dash that pulled trucks around the mine where he worked in Cornwall. तो हमें बताना है कि रिचर्ड ट्रेविथिक ने कौन सा इंजन डिवाइस किया था जो कि ट्रक्स को पुल कर सकता था अराउंड द माइन जहाँ पे वो कॉर्नवॉल में काम करते थे. आंसर है सी. पफिंग डेविल. अब हम बात करते हैं कैनाल्स और रेलवे से रिलेटेड कुछ इन्वेंशंस और कुछ फैक्ट्स के. तो कैनाल बनाने का पर्पस ही था कि ट्रांसपोर्ट किया जा सके कोल को टू सिटीज़. ड्यू टू द वेट एंड बल्क ऑफ कोल ट्रांसपोर्ट बाय रोड वॉज स्लो एंड मोर एक्सपेंसिव. इसलिए कैनाल का लोगों में क्रेज हो गया. जो पहला कैनाल था, फर्स्ट इंग्लिश कैनाल, द वर्सले कैनाल बाय जेम्स ब्रेंटले, हैड नो अदर पर्पस. इसका दूसरा कोई पर्पस नहीं था. ये कोल कैरी करने के लिए बनाया गया था फ्रॉम द कोल डिपॉजिट्स एट वर्सले टू मैनचेस्टर, नियर मैनचेस्टर टू दैट सिटी. आफ्टर द कैनाल वॉज कम्प्लीटेड द प्राइस ऑफ कोल फेल बाय हाफ. तो आप इससे समझ सकते हैं कैनाल का इंपॉर्टेंस क्या है. From 1760 to 1790, 25 canal projects were begun and उसके बाद कैनाल मेनिया का पीरियड आया जो कि है 1788 to 1796. In it, 46 new projects were started.
फिर उसके बाद धीरे धीरे कैनाल्स प्रॉब्लमेटिक होने लगे क्योंकि फ्रॉस्ट के वजह से, फ्लड के वजह से और ड्रॉट के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे और रेलवेज इनके जगह एज मोर कन्वीनियंट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का प्लेस लेने लगे। तो अब देखते हैं द फर्स्ट स्टीम लोकोमोटिव स्टेफेंशंस रॉकेट अपीयर्ड इन 1814। नेक्स्ट इज इन 1801 रिचर्ड ट्रेविथिक हैड डिवाइज्ड एन इंजन कॉल्ड पफिंग डेविल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर 1814 में द रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टेफेंशन कंस्ट्रक्टेड अ लोकोमोटिव कॉल्ड ब्लचर दैट कुड पुल अ वेट ऑफ 30 टन्स। ये है कुछ इन्वेंशंस। द फर्स्ट रेलवे लाइन कनेक्टेड द सिटीज़ ऑफ स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन इन 1825 और जो नेक्स्ट रेलवे लाइन था इट कनेक्टेड द सिटीज़ ऑफ लिवरपूल एंड मैनचेस्टर इन 1830। लगभग 6,000 माइल्स रेलवे के ओपन किए गए थे ब्रिटेन में बिटवीन द पीरियड 1830 टू 1850। फिर आया लिटिल रेलवे मेनिया जिसमें 1833 टू 37 है इसका पीरियड और इसमें 1400 माइल्स लाइंस को कंस्ट्रक्ट किया गया। फिर आता है दूसरा ड्यूरिंग बिगर मेनिया जो कि है 1844 टू 47, इसमें 9,500 माइल्स ऑफ लाइन को सैंक्शन किया गया। तो देखिए मोस्ट ऑफ इंग्लैंड हैड बीन कनेक्टेड बाय रेलवे बाय 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट इन dash passed two combination acts which made it illegal to incite the people by speech or writing to hatred or contempt of the king, constitution or government and banned unauthorized public meetings of over 50 persons। तुम्हें बताना है कि कौन से ईयर में पार्लियामेंट ने दो कॉम्बिनेशन एक्ट्स पास किए थे जिसने भड़काने वाला स्पीच या राइटिंग को इलीगल कर दिया था और बैन कर दिया था अनऑथराइज्ड पब्लिक मीटिंग्स जिसमें 50 से ज़्यादा लोग हो। आंसर है ए 1795। इस ईयर में पार्लियामेंट ने दो कॉम्बिनेशन एक्ट पास किए थे। तो अब हम डिस्कस करते हैं कुछ एक्ट्स और कुछ प्रोटेस्ट। तो पार्लियामेंट ने 1795 में पास किए दो कॉम्बिनेशन एक्ट जिसको हम कर चुके हैं क्वेश्चन के फॉर्म में। प्रोटेस्ट फिर भी कंटिन्यू रहा ओल्ड करप्शन के अगेंस्ट। तो ओल्ड करप्शन जो टर्म है इट इज़ यूज्ड फॉर द प्रिविलेजेस लिंक टू मोनार्की एंड पार्लियामेंट। फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कॉर्न लॉज को सपोर्ट कर रहे थे। फिर ये प्रोसेस है द इनक्लोजर by which from 1770s hundreds of small farms had been merged into the larger ones of powerful landlords. Next question, the movement known as dash led by the charismatic General Ned Ludd exemplified another type of protest। तो हमें बताना है कि वो कौन सा प्रोटेस्ट मूवमेंट था जिसको जनरल नेड ने लीड किया था। आंसर है बी लडिज्म। ये एक प्रोटेस्ट का फॉर्म था जो कि मशीन्स पे असॉल्ट करता था। इसके पार्टिसिपेंट्स डिमांड कर रहे थे कि एक मिनिमम वेज हो, कंट्रोल हो लेबर ऑफ वीमेन इन जनरल पे, और जिन्होंने अपने न्यू मशीनरी की वजह से जॉब्स जिनके चले गए हैं उन्हें दोबारा से काम मिले और राइट मिले इन्हें ट्रेड यूनियंस फॉर्म करने का। तो कॉर्न लॉज क्या थे? ये लॉज ऐसे लॉज थे जिन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, लैंड ओनर्स, मैन्युफैक्चरर्स सपोर्ट कर रहे थे। इन लोगों के लिए ओल्ड करप्शन टर्म का यूज़ किया जाता था प्रोटेस्ट में और ये लोग कॉर्न लॉज को सपोर्ट कर रहे थे। ये ऐसे लॉज थे जो कि प्रिवेंट कर रहे थे इम्पोर्ट ऑफ चीपर फूड ग्रेन्स इन ब्रिटेन। इनक्लोजर का मतलब क्या हुआ? इनक्लोजर का मतलब हुआ कि लैंड को घेरा जाने लगा। जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे वो अपने कॉमन लैंड को, जिस पे विलेजर्स अपने एनिमल्स को ग्रेज करते थे, फ्रूट, फूड, वुड ये सब कलेक्ट करते थे, अब उन एरियाज़ को इनक्लोज किया जा रहा था। पहले इनक्लोजर हुआ ब्रिटेन में ताकि शिप ब्रीडिंग, इम्प्रूव्ड शिप ब्रीडिंग हो सके और उन्हें वूल में फ़ायदा मिले। पर बाद में जब फ्रांस और ब्रिटेन में बहुत लंबे समय तक वॉर रहा उस समय फूड ग्रेन के प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गए और फूड प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ये लैंड ओनर्स इनक्लोज करने लगे एरिया को। और इनक्लोजर होने के बाद बहुत सारे विलेजर्स जो कि इन पे डिपेंड रहते थे इन लैंड पे, उनका अब लाइवलीहुड बहुत पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गया और अब ये गाँवों से शहरों की तरफ काम के लिए आने लगे। और ये एक फैक्टर भी था फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्योंकि लेबर अवेलेबल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ लडिज्म? तो इस मूवमेंट के, इस प्रोटेस्ट मूवमेंट के पार्टिसिपेंट्स के डिमांड्स क्या थे? आंसर है डी ऑल द अबव सारे। मिनिमम वेज, कंट्रोल ओवर द लेबर ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन, और ये सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ऑप्शंस। तो यही थे लडिज्म के पार्टिसिपेंट्स के डिमांड्स। तो ये देखिए, द मूवमेंट नोन एज लडिज्म लेड बाय जनरल नेड, तो इट एग्जेम्प्लीफाइड अनदर टाइप ऑफ प्रोटेस्ट। फिर ये है
पीटरलू एंड 6 एक्ट। तो क्या हुआ था, अगस्त में 1819 में कुछ 80,000 लोग, 80,000 पीपल सेंट पीटर्स फील्ड में गैदर हुए थे पीसफुली, जो कि मैनचेस्टर में है, अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को क्लेम करने के लिए। इन्हें ब्रूटली सप्रेस किया गया और इसे कहा जाता है पीटरलू मैसेक्योर। It was made to rhyme with the word Waterloo, Peterloo, Waterloo. And the rights they were demanded were denied by 6 acts, जो कि पार्लियामेंट ने उसी ईयर में पास किया। हालांकि इससे कुछ गेन्स भी हुए थे पीटरलू के बाद, जैसे कि हाउस ऑफ कॉमन्स बिकेम मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड कॉम्बिनेशन एक्ट्स वर रीपील्ड इन 1824 to 1825। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज 10 आवर्स बिल पास्ड? तो 10 आवर्स बिल कब पास हुआ? आंसर है बी, 1847। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंस एंड कॉलरीज एक्ट ऑफ 1842। ये जो माइंस एंड कॉलरीज एक्ट था 1842 का, इसने क्या किया? आंसर इज ए, बैंड चिल्ड्रन अंडर 10 एंड वुमेन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। बात करते हैं रिफॉर्म थ्रू लॉज की। तो लॉज को पास किया गया 1819 में, जिसने एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 9 इन फैक्ट्रीज को मना किया और लिमिट किए वर्क आवर्स को, जिनके एज ग्रुप थे 9 to 16 to 12 आवर्स अ डे। पर इसको ठीक से लागू नहीं किया गया। इट वॉज नॉट अंटिल 1833 आफ्टर इंटेंस प्रोटेस्ट बाय वर्कर्स थ्रू आउट द नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड दैट एन एक्ट वॉज पास्ड, जिसने चिल्ड्रन के वर्क को, एम्प्लॉयमेंट को परमिट किया अंडर एज 9 ओनली इन सिल्क फैक्ट्रीज, और लिमिट किए वर्क आवर्स को फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, और इंश्योर किया क्या कि एक्ट को अच्छे से लागू किया जा रहा है। फाइनली इन 1847 आफ्टर 30 years ऑफ एजुटेशन द 10 आवर्स बिल वाज पास्ड, जिसने वर्क आवर्स को फॉर विमेन एंड यंग पीपल लिमिट किए और 10 आवर डे वर्क फॉर मेल वर्कर्स को सिक्योर किया। सो दीज एक्ट्स वर अप्लाई टू द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड नॉट टू द माइनिंग इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं कि माइंस में, माइनिंग इंडस्ट्री में क्या क्या एक्ट आए और क्या रिफॉर्म्स हुए। तो माइंस कमीशन ऑफ 1842 जो कि गवर्नमेंट ने सेट किया था, उसने ये रिवील किया कि वर्किंग कंडीशंस माइंस में बहुत ही ख़राब हो गए हैं एक्ट ऑफ 1833 के बाद, और भी ज़्यादा चिल्ड्रन को कोल माइंस में काम करना पड़ रहा है। तो जो माइन कॉलरीज एक्ट है 1842 का, उसने बैन किया चिल्ड्रन अंडर 10 एंड वीमेन फ्रॉम वर्किंग अंडरग्राउंड। Fielder's Factory Act, laid down in 1847, that children under 18 and women should not work more than 10 hours a day। तो ये जो फील्डर्स फैक्ट्री एक्ट था, जिसे कि 1847 में लाया गया था, इसने कहा कि जो चिल्ड्रन हैं जो 18 ईयर से कम हैं, और जो औरतें हैं, जो विमेन हैं, वो 10 आवर्स अ डे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, there are good grounds for regarding the period 1850 to 1914 as that in which the Industrial Revolution really occurred on a massive scale, transforming the whole economy and society much more widely and deeply than the earlier changes had done. Who suggested this? तो ये जो लाइन अभी हमने पढ़ा, उसको किसने सजेस्ट किया? ये कह रहे हैं कि 1850 से लेकर 1914 तक का जो पीरियड है, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जहाँ पे एक्चुअली में हुआ ऑन अ मैसिव स्केल, क्योंकि इस समय होल इकॉनमी और सोसाइटी में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस, बदलाव आए और चेंजेस हुए। तो इसे सजेस्ट कौन कर रहा है? आंसर है ए मसॉन। बाकी के जो हिस्टोरियंस हैं, ये लेटर हिस्टोरियंस हैं, जो कि अर्नल्ड टॉयनबी के से अग्री कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ 1760 to 1820। तो ये लेटर हिस्टोरियंस है बाकी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवर्ड कारपेंटर eloquently described such cities in about 1881 in his poem। तो सच सिटीज़ से मतलब है ऐसे सिटीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड हो गए थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन के समय की बात हो रही है, और एडिक्वेट सैनिटेशन, हाउसिंग और क्लीन वाटर, ये सब फैसिलिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ अर्बन एरियाज़ में अवेलेबल नहीं थे। जो न्यू कमर्स लोग आ रहे थे, उनको कंजस्टेड स्लम्स में रहना पड़ रहा था, और जो रिच लोग थे वो सबअर्ब्स में, यानी कि थोड़े जो रूरल एरिया से जहाँ पे क्लीन वाटर ये सब अवेलेबल था, वहाँ एस्केप कर रहे थे। तो ये जो सिटीज़ की कंडीशन को डिस्क्राइब करते हैं अपने पोएम में एडवर्ड कारपेंटर, उस पोएम का नाम क्या है? आंसर है बी, इन अ मैन्युफैक्चरिंग टाउन। नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हिज नोवेल डैश चार्ल्स डिकेंस
Perhaps the most severe contemporary critique of horrors of industrialization for the poor, wrote a fictional account of an industrial town he aptly called Coke Town. तो हमें बताना है कि चार्ल्स डिकिंस ने अपने कौन से नोवेल में बताया है, एक फिक्शनल अकाउंट लिखा है इंडस्ट्रियल टाउन के बारे में, जिसका नाम है कोक टाउन। एक फिक्शनल इंडस्ट्रियल टाउन है और उसका नाम है कोक टाउन, और वो कौन से नोवेल में लिखा है? चार्ल्स डिकिन, जो कि क्रिटिक है हॉरर्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द पुअर। आंसर है ए, हार्ड टाइम्स। So in this way, we discuss some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 11th history chapter 9, which is industrial revolution. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।